नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आज हम उपस्थित हैं आप सबके सामने एक हमारा बहुत ही विशेष कार्यक्रम, एक मुलाकात जो हम आप लोगों की मुलाकात कराते रहते हैं सब लोगों के साथ, और जिसमें हम एक बहुत विशिष्ट व्यक्तित्व को ही आप लोगों से मिलवाते हैं, जो कि कुछ अलग अलग हैं, भीड़ से अलग है, समाज के लिए कुछ अलग हट करके काम कर रहे हैं, एक अलग ही दृष्टिकोण है उनका। ऐसे लोगों को हम इसी समाज में से ढूंढ ढूंढ करके आप लोगों से मिलवाने के लिए लाते हैं। और इसी श्रृंखला में हम लोग इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज आप लोगों की मुलाकात करा रहे हैं विनीत पंछी जी से। विनीत केकेएन पंछी है उनका पूरा नाम। और आप लोगों ने उनके काफी सारे वीडियोस भी वायरल हो चुके हुए हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। और इससे ज्यादा मैं अब बस एक मुलाकात में ही आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो इंतजार है आप लोगों का। कुछ एक दो लोग जुड़ चुके हुए हैं, धीरे धीरे सब श्रोता जुड़ने लग जाएंगे हम लोगों के साथ। और ये इंटरव्यू बहुत विशेष होने वाला है, क्योंकि बहुत कुछ हमको जानने को मिलेगा और शायद बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो आप लोगों का बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और मैं अपने गेस्ट विनीत पंछी जी को इनवाइट करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है विनीत जी। थैंक नमस्कार। यू निवेदिता जी। लवली टू बी हियर। कैसी हैं आप? ये बिल्कुल सही है और बढ़िया है। और हमारे साथ कुछ श्रोता जुड़ चुके हैं। आप लोग श्रोतागण अपने कमेंट्स दीजिए तो हमको पता चलेगा कि आप लोग कौन कौन जुड़ चुके हैं, तो हम आपको संबोधन कर आपके पाएंगे। सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार, जहां से भी जी। जुड़ रहे हैं वो। तो अमृतसर से नीलम प्रभा देवगन जी जुड़ चुकी हैं, वो हमारी पंजाब की राज्य प्रभारी हैं। तो अरे वो वाह, हमारे साथ जुड़ नमस्कार नीलम चुकी जी। हैं। जी नमस्कार। तो शी इज वेलकमिंग अस। आपका भी बहुत स्वागत है नीलम जी। और तो विनीत केकेएन पंछी हमारे साथ है। तो इन्हीं की पंक्तियां हैं। वक्त आ गया कि जिंदगी पे गौर किया जाए, सब कुछ तो कर चुके, अब कुछ और किया जाए। तो आप जी इस जी। लाइन से ही आपको, अरे बड़े सारे लोग आ गए हैं, जरा हम नाम ले लेते हैं। मधु खरे जी, बहुत वेलकम आपका। आशीष नासवा जी, हेलो मधु मधु खरे जी। जी एनआरआई की रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारी, यहाँ वर्जीनिया में रहती हैं अरे वाह। और अरे योगानुगंज को वाह। रिप्रेजेंट वहां से करती हैं एनआरआई के लिए। आशीष जी जी नासवा जी। जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रणाम ये लिख मेरे रहे हैं कजन है, आपको। मेरी मेरी जी। मौसी, छोटी मौसी के सुपुत्र हैं। ये भी बड़ा अच्छा लिखते हैं। जी बहुत अच्छा लिखते हैं। और आशीष नासवा जी जी भी अनुगुंज के साथ, अनुगु एक्चुअली योगानुगुंज नाम से हमारा ये रजिस्टर हुआ है, योगानुगुंज मीडिया के नाम जी से। और ओरिजिनली हमने अनुगुंज से स्टार्ट किया था। तो जब से हमने स्टार्ट किया था, तब से आशीष नासवा जी हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। जी आदर्शिनी जी। श्रीवास्तव जी, बहुत प्रणाम, बहुत अच्छी कवित्री हैं। और मनोज शर्मा जी बॉम्बे से जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और नीलम प्रभा देवगन जी आपकी जो टैगलाइन है उसकी प्रशंसा भी कर रही हैं। शुक्रिया। तो विनीत जी, जो हमारे साथ आज उपस्थित हैं, जी वो स्पीकर हैं, पोएट हैं, स्टोरी टेलर हैं, कम्युनिकेशन कंसल्टेंट हैं, फिल्म मेकर हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, आइडिया बॉक्स हैं, और जाने क्या क्या है। तो ये जो जाने क्या क्या है ना, वो आज हम जानना चाहते हैं। तो वो जो अच्छा, जाने क्या क्या है, जरूर जरूर। वो आज हम जानना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आज की पूरी इस एक घंटे के कार्यक्रम में कि विनीत जी इतने पॉजिटिव कैसे हैं और इतने कन्विंसिंग तरीके से कैसे अपनी बात कहते हैं। और क्या है कि वो जो उनका इतनी पॉजिटिविटी के साथ और सब कुछ हो सकता है वाला एटीट्यूड कैसे है उनके अंदर। तो ये आज हम जानना चाहते हैं इस पूरे एक मुलाकात के कार्यक्रम में। जरूर। तो विनीत जी, आप जैसे जैसे आपका फिर सवाल से बहुत पूछते बहुत जाएंगे मैं स्वागत जवाब। है। थैंक यू वेरी जी। मच निवेदिता जी। एक एक छोटी सी मेरी गुजारिश ये है कि एक तो वैसे ही मेरे बाल जल्दी सफेद हो गए थे, तो और जब आप कोई पीछे जी लगा देता है ना, तो मुझे लगता है कि आप पहचान भी गए हो कि आदमी बूढ़ा हो रहा है। तो आप मुझे खाली विनीत बुलाती रही है, या मेरा नाम पंछी चलिए है, आप मुझे वेरी पंछी गुड। कह सकते हो। जी को बहुत ड्रॉप अच्छा कर है। दीजिए, और ठीक है। जी हटाने से शायद मैं भी बहुत अच्छी तरीके से बात कर पाऊंगी एक दोस्त मेरा जैसे। नाम विनीत है जी, आप मुझे विनीत कह सकती हैं या पंछी कह सकती चलिए, थैंक यू। तो विनीत, आपका ये केकेएन जानना चाहेंगे कि ये केकेएन क्या है। हैं। मेरा नाम पूरा है जी विनीत कुमार कमल नयन पंछी। के एन उससे बनता है। अच्छा। विनीत कुमार मेरा नाम है, कमल नयन मेरे पिताजी का नाम है, और पंछी मेरे दादा साहब का तखल्लुस है।
तो अच्छा। ये सब मिला मिलू के हमारे पिताजी ने हमारा नाम रख दिया। और एक बार जब स्कूल में आप चले जाते हैं और एक नाम पड़ जाता है तो साहब आपको लेके कैरी करना पड़ता है। तो मैं ये पूरा नाम बचपन से लेके कैरी कर रहा हूँ। इसमें कोई ऐसा कोई खास राज नहीं है। हमारी फैमिली में प्रथा ये है कि पिताजी का नाम लगता है और पीछे हमारे दादा का तखल्लुस उन्होंने लगा दिया था, इसलिए मेरा नाम ये है। तो आपके बच्चों का नाम VKKN हो जाएगा बीच में? नहीं, मेरी बेटी का नाम कबीरा है, वो पीछे पंछी लगाती हैं। हमारे जो दादा साहब थे वो हाँ, उर्दू के शायर थे किसी जमाने में, जी। और पंछी उनका तखल्लुस था, तो वो हमारे फादर ने उनकी याद में हमारे नाम के पीछे लगा दिया, तो वो खानदान का नाम बन गया। जी। चलिए, बहुत अच्छा। ये हमारे को एक जिज्ञासा थी, तो हमने कहा कि सबसे पहले तो अपनी जिज्ञासा नहीं, सॉल्व बहुत कर अच्छा किया। लीजिए। बहुत अच्छा किया जी। वैसे भी इतने लंबे लंबे नाम लेके जो लोग घूमते हैं उनके नाम तो लोगों को पता ही होने चाहिए। जी। जरूर जरूर। धन्यवाद। अ, मैंने विनीत जी का, हमारे साथ डॉक्टर कृष्ण कुमार बेदल जी आ गए हैं, जो कि मेरठ के बहुत अच्छे शायर हैं, गजलकार हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। पीयूष कुमार जी उपस्थित है वाराणसी से। रेखा चलो डोलिया पीयूष जी जी। कलकत्ता से उपस्थित है। ये सब हमारे बहुत अच्छे सदस्य हैं। प्रभा शर्मा भार्गवा जी उपस्थित हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं। जी। बहुत 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 स्वागत है आप सभी श्रोतागण का। और विनीत जी, विनीत, हम ये जानना चाहते हैं, तो हमने विनीत का जो वेबसाइट देखा जाकर के, और इतना एक अलग हट करके उसमें बातें थी, और मुझे बहुत मजा आया। मैं कल रात को गई थी, इनफैक्ट कल रात या अच्छा। परसों गई थी उस पूरे जी वेबसाइट को पढ़ने, और मुझे जी। बहुत मजा आया उसके पूरे कंटेंट। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जरूर जाएं वेबसाइट। मैं आप लोगों से के साथ शेयर कर लूंगी, आप लोग उसमें जाकर के पढ़ें। आप लोगों को मजा आने वाला है, क्योंकि क्या होता है ना कि एक एक वही घिसी पिटी बातें लोग लिखते रहते हैं, और पढ़ पढ़ के एक बोरियत आती है। ये आपका वेबसाइट बहुत बढ़िया लगा। और थैंक जिसमें जिस यू। तरीके से आपने अपने लाइफ के बारे में उसमें लिखा, और वहीं से मुझे ऐसा लगा कि हमारे श्रोताओं को भी दे ऑल्सो डिजर्व, हमारे मेंबर्स की थोड़ा सा आपकी लाइफ के बारे में जाने। तो हम थोड़ा जरूर भी, जरूर। जितना भी आप थोड़ा से ज्यादा बताना चाहते हैं, आप प्लीज बताएं। और इसमें सिंपली हम थोड़ा सा ये भी जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कहाँ बीता, और जन्म कहाँ पर, जन्म स्थान कहाँ का है जी। मैं, मेरी देहरादून की पैदाइश है जी। मैं यहीं पे, एक मच्छी बाजार करके जगह है। हमारी फैमिली पाकिस्तान से रेफ्यूजी फैमिलीज थे, तो उनको जो यहाँ से मुसलमान छोड़ के गए थे उनके मकान इनको एलोकेट हो गए, तो उनमें हम पले बड़े हैं। और यहीं पे मैंने पढ़ाई की है, यहीं पे मैं पैदा हुआ हूँ। तो देहरादून मेरी जन्मभूमि है। जी। जी। और तो कुछ आपके मोहल्लों बारे में? मोहल्ले, मतलब आप जो सवाल पूछेंगे जी मैं उसी का जवाब दे सकता हूँ। आपने सवाल नहीं नहीं, बड़ा मैंने बोला ना, हम लोग आपके स्पेसिफिक पूछा। आपके थोड़ा सा बचपन और थोड़ा सा आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, जितना भी आप बताना चाहें। तो आपके पास एक ही घंटा है जी। उसमें क्या क्या आप जानोगे? नहीं नहीं, जीवन आप तो थोड़ा बहुत बहुत तो लंबा होता बताएं, क्योंकि है। मैं बताता हूँ। मैं अपने, जो मुझे लगता है मेरे को अपने बारे में जरूर बताना चाहिए। जी अम, जी। तो मैं दो तरीके से बता सकता हूँ जी। एक तो ये होता है कि आप क्रोनोलॉजिकली बताते जाओ जी, मैं यहाँ पैदा हुआ, मैंने यहाँ पढ़ाई की, वो बायोडेटा लोग जान के कर भी क्या लेंगे। लेकिन आई थिंक ज्यादा जरूरी ये होता है कि कौन सी चीजों ने मुझे प्रभावित किया, जो मैं आज करेक्ट। करता हूँ क्या है, मैं जिस तरह सोचता हूँ वो कहाँ से आया, और वो ज्यादा अच्छी स्टोरी है। तो मैं आपको उस बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जी। मेरी जो पैदाइश है, जिस तरह मैंने कहा, मच्छी बाजार पलटन बाजार इलाके की पैदाइश है, मोहल्ले के हम लॉन्डो में आते हैं। और अक्सर ये कहा जाता है कि साहब, आप मोहल्लों में से लौंडे निकाल सकते हैं, लौंडों में से मोहल्ला नहीं निकाल सकते। तो मेरे अंदर भी अभी तक वो करेक्ट। मोहल्ला एग्जिस्ट करता है। तो कोशिश मैं ये करता हूँ कि जो भी हमने बचपन में इन मोहल्लों में सीखा, जो भी एहसास हमें उन मोहल्लों में हुए, जिनको लेके हम चाहे जितनी मर्जी अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ लें, जितनी मर्जी एमएनसीज में काम कर लें, अंदर से हम उन छोटे मोहल्लों के छोटे लड़के ही रहते हैं। तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह अपने अंदर जिंदा रखूं। कोशिश ये करता हूँ कि वो जो हमें छोटी छोटी चीजें सिखाई थी, जिनकी वजह से लोग जुड़े रहते थे, वो मैं कोशिश करता हूँ कि लगातार मैं अपने आप को भी याद दिलाता रहूं और लोगों को याद दिलाता रहूं कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिंदगी में, और इनको हमें संजो के रखना चाहिए। बाकी तो जी, मैं नौकरी वोकरी करके काफी दिन जब नौकरी कर ली और मुझे लगा कि यार मजा नहीं आ रहा, तो मैं वापस देहरादून आ गया। अब मैं देहरादून में ही रहता हूँ और यहीं से काम करता हूँ। थोड़ा बहुत लिखता पढ़ता हूँ, थोड़ी सी जो आप नज्म नुमा आइटम जिनको मैं कहता हूँ, वो लिखता रहता हूँ। कभी वायरल हो जाती है, उसी के कई बार कोई ब्रांड मुझे पैसे दे देता है, तो इस तरह मेरा घर चल जाता है। ये मेरी पूरी जिंदगी का सारांश है। अब मुझे नहीं पता वो जवाब आपके लिए ठीक था या नहीं था, लेकिन आप जैसे बिल्कुल पूछेंगे बिल्कुल ठीक था। वीना कुमार जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ वर्जीनिया से, बिल्कुल ठीक था। और वो जो आपने बोला ना, मजा नहीं आ रहा,
हम्म। तो आपकी जिंदगी में वो कौन सा लम्हा था जब आपको एकदम से लगा कि मजा नहीं आ रहा? ऐसा कुछ हुआ कि जिसने आपने इंसाइट किया कि भाई अब ये मेरे मतलब का नहीं है, मुझे कुछ और करना है और जो मैं करना चाहता हूँ? तो ऐसा कोई कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, कुछ हुआ? तो अमित, अच्छी स्टोरी में एक ऐसा इंसिडेंट होता है, लेकिन जिंदगी हाँ। में एक इंसिडेंट नहीं होता, ना मेरी जिंदगी में था। मुझे ये जी। एहसास होना शुरू हो गया था कि ये जो मैं प्राइवेट नौकरियां कर रहा हूँ, और मैं ठीक ठाक हम्म। नौकरी करता था, अलग अलग दो चार कंपनी में मैं XLRI का पढ़ा हुआ हूँ, तो हेड ऑफ HR की नौकरी मैं कई कंपनियों में करता रहा। लेकिन मुझे ये जरूर एहसास हो गया था कि ये मुझे नहीं करना, और उसकी वजह दो तीन थी। पहली, कि जिन नौकरियों में था मुझे झूठ बहुत बोलना पड़ता। तो हम्म। होता क्या था कि मैं बहुत सारे लोगों को हायर करता था, उनसे कहता था साहब हमसे तो बढ़िया कंपनी नहीं है, और फिर थोड़े दिन में मुझे हम्म। उनको निकालना पड़ता था, फिर मैं उनसे कहता था साहब आपसे वाहियात लोग नहीं है। तो मेरे जी। दिमाग में एक डिस्कनेक्ट शुरू हो गया था कि साहब अगर मैं यही करता रहूंगा तो पैसे तो मुझे मिल जाएंगे, लेकिन जी। जो मेरा अपना वैल्यू सिस्टम कह लीजिए, जो मेरे अपने प्रिंसिपल्स हैं, जिन आइडियाज पे मैं पला बड़ा हूँ, वो मुझे वहां से नहीं मिल रहे थे। और हम्म। ऐसा नहीं कि मैं कोई मतलब दूध का धुला हूँ, मैंने भी मतलब HR में रह के पॉलिटिक्स भी सीख जाते हैं आप, उल्टी सीधी हरकतें भी करते हैं। और जिसकी आप नौकरी कर रहे हैं आपको काम तो उन्हीं के लिए करना पड़ता है। तो वो मेरे लिए धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा था कि जो मेरे बॉस कहें मैं वो आगे कर सकूं। तो जिस दिन मुझे लगा कि अब ये मैं और नहीं कर पाऊंगा, तब मैंने कहा यार मैं अब अपना काम करूंगा, और फिर मैं देहरादून आके मैंने अपना ये फिल्म का, थोड़ा ऑडियो का, थोड़ा लिखने पढ़ने का काम शुरू कर दिया। अब मैं यही करता हूँ। हमारी कंपनी का नाम वर्ड ऑफ माउथ मीडिया है, जो कि अब मेरी छोटी बहन चलाती है सारिका। और हम जी। कुछ ब्रांड्स के लिए फिल्म बनाते हैं, कुछ के लिए कंसल्टिंग करते हैं, कुछ के लिए लिख देते हैं, कुछ इस तरह के हम काम करते जी। हैं। हम्म। तो बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ये जो अब आप कर रहे हैं इसमें आपको बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है बनिस्बत जो आपने, हो सकता है जो आप पहले करते हो उसमें बहुत ज्यादा, अभी तो मतलब कोई भी चीज आप स्टार्ट करो तो एक स्ट्रगल तो होती ही है। तो जी चाहे वो स्ट्रगल होती है, चाहे पैसे कम होते हैं, लेकिन वो जो सेटिस्फेक्शन होती है वो, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। वो एक जी। डिफरेंट होती है। सो तो जैसे मैंने भी 10 साल पहले जॉब छोड़ दी और मैं अभी ये सब चीजें कर रही हूँ। हालांकि मैं कुछ भारत। भी नहीं कमा रही हूँ, लेकिन मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मुझे लग रहा है यार यही करना था। बहुत बट बढ़िया, क्या है बहुत कि वो बढ़िया। भी एक मजबूरी होती है, जिंदगी की करनी पड़ती है, जी पैसे तो कमाने ही जी होते हैं। जी जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एक जैसे बहुत नेगेटिविटी है हमारे आसपास। तो मेरे ख्याल से कुछ 80% लोग होते हैं जो कि हमारे आसपास थोड़ी सी बात करने के बाद कुछ नेगेटिविटी जरूर शुरू कर देते हैं, कोई ना कोई, किसी ना किसी की बुराई, कुछ ना कुछ, कभी कुछ नहीं तो सिस्टम के बारे में बोलना, पॉलिटिक्स के लिए नेगेटिव बोलना। तो हम हमारे सोसाइटी में ये होप और पॉजिटिविटी को कैसे स्प्रेड कर सकते हैं, कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ये सवाल आपसे इसलिए बोल रही हूँ, पूछ रही हूँ, क्योंकि आपको देख करके एक पॉजिटिविटी वाली एक वेवलेंथ एक मिलती है। चाहे हम आपको वीडियो ही सुनते हैं आपका, बट वो कहते हैं ना कि एक ऑरा सा, वो ऑरा सा नेटवर्क से भी आ जाता है। तो इसलिए ये सवाल आपको किया है। तो आपके सवाल में दो तीन सवाल हैं एक्चुअली। पहले तो आपने ये जिक्र किया कि 80% लोग नेगेटिव हैं, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता ये जी। आंकड़ा आपको कहाँ से मिला। लेकिन बहुत हैं जो नेगेटिव भी हैं, और बहुत हैं जो पॉजिटिव भी हैं। और वो कौन सा शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना है कई बार देखिए, हो सकता है जी। एक आध लफ्ज इधर उधर हो। अब चक्कर क्या है कि क्योंकि आप मेरा वो काम देखती हैं जो कि पॉजिटिव है, तो आपको लगता है कि मैं पॉजिटिव हूं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे भी सारे इमोशंस हैं। मैंने बस जी। निर्णय ये लिया है कि अम, अगर मैं सैडनेस महसूस नहीं कर सकता, तो मुझे खुशी का महत्व भी नहीं पता होगा। तो ये तो नहीं है कि जी। मैं सैड नहीं महसूस करता, मैं सैड भी होता हूँ, मैं इरिटेट भी होता हूँ, मैं डिजेक्टेड भी होता हूँ, मैं डिसअपॉइंट भी होता हूँ। लेकिन जब मैं उसके बारे में बात करनी होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसे फैलाऊं ना। हम्म। लेकिन जो बात मुझे लगता है कि किसी को फायदा पहुंचाएगी, वो मैं आगे पहुंचा देता हूँ। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरा कन्फेशन भी है कि मैं ज्यादातर पॉजिटिव रहता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं हर इमोशन महसूस करता हूँ, जो कि एक इंसान को करने भी चाहिए। लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है कि जो भी आपके अंदर से निकलता है, या तो भाई साहब बदबू निकलेगी या खुशबू निकलेगी। अब आप बदबू फैलाना चाहो वो फैला दो, आप खुशबू फैलाना चाहो वो फैला दो।
मेरा काम है लिखना। मैं हम्म। गमगीन होके जो लिखता हूँ वो मैं छापता नहीं हूँ, वो मैं फाड़ के फेंक देता हूँ, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन भी हो जाता है, निकल भी जाता है, और लोगों को मतलब किस लिए फैलानी है। और जो मुझे लगता है कि किसी को फायदा पहुंचाएगी वो मैं आगे पहुंचा देता हूँ। इससे मुझे भी फायदा बहुत होता है, क्योंकि जो मैं चीजें भेजता हूँ फिर मुझे भी सुनने को मिलती हैं, फिर जब लोग कहते हैं कि साहब इसका असर हुआ तो दूसरा, आई थिंक हर इंसान की चाह है कि वो पॉजिटिव रहे, लेकिन हमारे हम्म। सर्कमस्टांसेस इतने आसान नहीं है, हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस ऐसी हैं, बीच में कोविड हो गया, यू यू कांट हेल्प दीज थिंग्स। लेकिन ये जरूर है कि अगर आप पॉजिटिव कंटेंट देखते हैं, अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ उठते बैठते हैं, अगर आप पॉजिटिव विचार रखते हैं, अगर आप पॉजिटिव चीजें पढ़ते हैं, तो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किसके साथ तालमेल बनाए और किन चीजों पे ध्यान ना दें। जैसे मैंने पिछले 12-13 साल से न्यूज नहीं देखी, और ऐसा नहीं है कि मुझे ये चाह नहीं है कि देश में क्या हो रहा है विदेश में क्या हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जिन चीजों पे हम्म। मेरा कंट्रोल है मैं उन पे ध्यान देता हूँ, उनके बारे में कुछ कर लेता हूँ। जिन पे कंट्रोल नहीं है मैं उसको, बड़ी लिमिटेड स्पेस है मेरे दिमाग में, तो वो, और वो मेरा सेक्रेड स्पेस भी है। अब जिस तरह हमारे ड्राइंग रूम हुआ करते हैं, अब आप उसमें कोई आके गंद फेंक देगा तो मैं उसकी तारीफ तो नहीं कर सकता, उसी तरह मैं नेगेटिव लोगों के साथ ज्यादा उठता बैठता नहीं हूँ। कोशिश करता हूँ कि जबरदस्ती सोशल मीडिया पे बहुत वक्त ना बिताऊं, जबकि मैं खुद सोशल मीडिया से बेनिफिट करता हूँ। उन्हीं को सब्सक्राइब करता हूँ जिनके साथ मुझे लगता है कि साहब दिन में उठ के कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, सोचने को मिलेगा। तो हम्म। यही मुझे लगता है कि अपने को दिमाग ठीक रखने के तरीके भी। जी। बहुत अच्छा हम्म, लग रहा है आपके साथ बात करके। अच्छा, और थैंक यू। तो आज मुझे मुझे एक बात इसमें पूरे में सीखने को मिली। ऑब्वियसली आप किसी से बात करते हो तो सीखने को मिलता है बहुत कुछ। तो जी जी आपने जैसे कहा कि आप नेगेटिव लिखते हैं तो उसको फाड़ के फेंक देते हैं, शेयर नहीं करते। तो जी। हम जो कवि है ना, हम कुछ गमगीन लिखते हैं उसको भी उठा करके शेयर कर लेते हैं। और कुछ खुशी का होता है, श्रृंगार रस भी शेयर हो जाता है, करुण रस बिल्कुल भी शेयर बिल्कुल हो जाता है, सारे बिल्कुल रस उठा उठा बिल्कुल के हम शेयर कर बिल्कुल देते हैं। तो बिल्कुल हम ठीक बात। ये नहीं सोचते कि जो हम शेयर कर, अच्छा लेकिन एक बात है कि ये भी एक एक्सपीरियंस है कि जो हम करुण रस शेयर करते हैं वो लोगों को बड़ा पसंद आता है। उनको लगता है कहीं कहीं उनके दिल की बात कह दी है। बिल्कुल तो बिल्कुल वो ठीक कह अपने रहे अपना गम ढूंढ हैं। लेते हैं उसके अंदर। तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं कि आप शेयर करें, मैंने आपको बताया मेरी जाती पर्पस क्या है। देखिए, जी। मैं ये समझता हूं कि हर आर्टिस्ट, अब मैं अपने आप को थोड़ा, छोटा मुंह बड़ी बात है क्योंकि मैं अंबर साहब से सीखता हूँ। जी। तो वो जब भी मैं कुछ लिखता हूँ कहते हैं साहब आप इसको ना, अभी इसमें वजन ठीक नहीं है, इसमें वो ठीक नहीं, तो मैंने कभी भी अपनी किसी चीज को नज्म या कविता नहीं कहा, मैं उसको नज्म नुमा आइटम कहता हूँ। तो अभी मैं सीख जी। रहा हूँ। जी। लेकिन ये मैंने जरूर सोच लिया था कि मैं जो भी करता हूँ उसका मेरा एक पर्पस होना चाहिए। मेरा करेक्ट। आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट मेरा पर्पस नहीं। आर्ट, हम्म। मेरा मकसद यह है कि मैं जो भी लिखूं जो भी पढूं उससे किसी को कुछ अच्छा सोचने को मिले, कुछ अच्छा महसूस करने को मिले। तो जी। हम करते तो बहुत कुछ है, जैसे आपने कहा करुणा रस भी है, श्रृंगार रस भी है, लेकिन वो मेरा पर्पस नहीं है, मेरी आर्ट का करेक्ट। पर्पस नहीं है। मैं बिल्कुल। कोशिश ये करता हूँ कि सबसे सिंपल भाषा में मैं लिखूं, चाहे वो अंग्रेजी हिंदी पंजाबी मिला के लिखनी हो। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये उर्दू है या हिंदी है या अंग्रेजी है। जैसा मैं रोजमर्रा की जो बातचीत होती है उसमें कई बार अंग्रेजी के वर्ड्स आ जाते हैं, कई बार उर्दू है, इनफैक्ट हमें पता भी नहीं है कि उर्दू कब है और हिंदी कब है। यही देहरादून में जो भाषा बोली जाती थी जो हमने सीखी हम उसमें मैं लिखता हूँ। लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि बात इतनी सिंपल हो, इतनी सरल हो कि हर आदमी को समझ में आ जाए, हर इंसान को समझ में बिल्कुल। आ जाए। तो ये पर्पस के, आर्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, करेक्ट। मतलब अच्छी कोई चीज आई है तो जरूर आगे भेजनी चाहिए, वो मेरा मकसद नहीं है। अच्छी चीज है हम्म। और किसी को अफेक्ट करेगी, ये जब मिल जाता है तो मैं उसको आगे भेज बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। देता हूँ। जी, बहुत थैंक यू। अच्छा, ये विजन होना चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ये होना नहीं चाहिए, ये मेरा विजन है, इसलिए नहीं क्योंकि अब क्या होगा कि जो लोग और कुछ भी लिख रहे हैं, एवरी पर्सन, अब मैं अगर दुखी हूं तो मैं नेचुरली जगजीत सिंह साहब की गजलें सुनूंगा ना। तो वो जो दे गए हैं उसको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते, होना करेक्ट। चाहिए नहीं, मैं, बट हर आर्टिस्ट का अगर मकसद हो तो वो हम्म। थोड़ा सा एक बॉडी ऑफ वर्क बन जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि हम्म। आप एक बहुत क्लटर्ड तरीके से लिखते रहते हैं, आप हर चीज पे लिखते रहते हैं। तो मैं हर चीज पे करेक्ट। नहीं लिख के आगे भेजना चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जब जब लोग मुझे याद करें तो कैसा, जैसे आपने शुरू में बोला कि यार ये पॉजिटिव बात करता है,
ये ऐसी बात करता है जिससे कि अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ठीक है यार, जिंदगी इतनी बुरी नहीं। बस ये मेरा मकसद हाँ। जी जी। है। जी। और मकसद जी। बिल्कुल सॉल्व हो रहा है आपका, मतलब जो आई होप सो, आपका आई होप मकसद है। सो। जी आई जी, होप सो। बिल्कुल बिल्कुल। आई होप सो। और ये जो आपकी आवाज है, ये आपकी एक अच्छा। अलग पहचान बन गई। और ये जो आप रिसाइटेशन करते हैं, आप बहुत फेमस हुए हैं इस चीज के लिए। और मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं, इस चीज की शुरुआत आपके जीवन में कैसे हुई? आपको कब जाके पता चला कि ये कुछ ऐसी वीडियोस बनाऊं, अपने आवाज में बनाऊं, और कि इतना कन्विंसिंग तरीके से जो आप बनाते हैं वीडियोस, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो कन्विंसिंग तो वीडियो क्यों है ये मुझे नहीं मालूम। मैं आपको बताता हूँ मैं करता क्या हूँ और क्या नहीं करता। एक तो मैं बहुत ज्यादा रिहर्सल नहीं करता। जब मैं कुछ लिखता जी। हूँ और सोचता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता कि साहब मुझे किसी को इम्प्रेस करना है। तो हम्म। आप जब कोशिश नहीं कर रहे होते तो जो भी आप बोलते हैं वो ऑथेंटिक तरीके से लोगों को सुनाई दे जाता है। और बाय द वे हम जी। सारे के सारे इतना तो समझ जाते हैं कि कब कौन स्टेज पे चढ़ा हुआ है और कौन कब सीधी बात कर रहा है। और जो ये फर्क है, अगर आप मुखौटे उतार दें, अगर आप कहें साहब जैसा है वैसा है, आपको पसंद आए तो ठीक, ना पसंद आए तो ठीक, तो लोगों को जी। खुद ही ठीक लगने लगता है। और जहां तक जी। आवाज का सवाल है, ये सब मैं जब 17 साल का था तब से मैं सिगरेट पी रहा हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि आपकी आवाज भारी हो जाती है। तो इसमें मेरा कोई अपना जाती हाथ नहीं है। आई मीन कोई किसी की आवाज कैसी भी हो, आवाज हर आवाज यूनिक है। हाँ, ये मैं जरूर हम्म। मानता हूं कि आप जितना ऑथेंटिकली बात करेंगे, जितना ये सोचे बगैर बात करेंगे कि साहब मुझे ना कोई इम्प्रेशन दिखाना है, अगर आप जो हैं हम्म। वही कह रहे हैं और वैसी ही हरकतें कर रहे हैं, तो लोगों को दिखने लगता है कि साहब ये ना ऑथेंटिक आदमी है। और मैं चाहता हूँ कि मुझे वैसे ही जाना जाए। मुझे बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं है किसी को बताने की जो मैं नहीं। और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोचें। तो ये ठीक रहता है। सही है। बहुत बढ़िया। तो विनीत, हम आपके ना कुछ काव्य पाठ सुनना चाहेंगे, जिस तरीके से आप रिसाइटेशन करते हैं, कुछ अपना लिखा हुआ जरूर कुछ जरूर जरूर जरूर। आप जरूर सुनाएं। अम, और हम लोग काफी लोग बैठे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि एक बार सुने आपको, क्योंकि अगर आपको नहीं सुना तो फिर मजा ही नहीं आएगा। नहीं नहीं, जरूर सुनाता हूँ। लेकिन मेरी गुजारिश ये है सब सुनने वालों से कि देखिए, मैं दो तीन चीजों पे लिखता हूँ जो कि मैं पब्लिश करता हूँ। पहली तो है कि मेरा विश्वास है कि आप जिस मर्जी सर्कमस्टांसेस से निकले हो, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। तो कंप्लेन करना या ये कहना कि साहब मेरे सर्कमस्टांसेस बहुत खराब है, हर एक, आई मीन वी कांट बी चूजिंग वेयर वी आर बॉर्न। जो आपको मिला है वहीं से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। दूसरा, जितनी जल्दी हम समझ जाएं कि इंसानी रिश्ते सबसे ऊपर रखने हैं, उतना ज्यादा। अगर आपके रिश्ते कहीं भी बिगड़े हुए हैं, या तो आप उसको सॉल्व कर दीजिए या उससे बाहर निकल जाइए। जो लोग आपको पॉजिटिविटी देते हैं उनको संभाल लीजिए, जो टॉक्सिक हैं, नेगेटिविटी देते हैं, उनको बाहर निकाल दीजिए। जितना वक्त इसमें आप देर लगाएंगे उतना देर तक आप पछताते रहेंगे। तो यही मेरा मेन मैसेज है। मैं चाहे जो मर्जी लिखता रहूं, मैं अल्टीमेटली ये कहना चाहता हूँ साहब कि पेरेंट्स का ख्याल रख लो, रिश्तों का ख्याल रख लो, सेहत का ख्याल रख लो, आसपास की दुनिया में देखो कि किसकी मदद कर सकते हो कर लो। और बड़ी सिंपल चीजें हैं कि मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ। तो मैं शुरुआत करता हूँ कुछ, मैं अपनी पसंदीदा आपको जी नज्म नुमा बिल्कुल आइटम बिल्कुल, सुनाता हूँ स्वागत है। और फिर जी। वहां से चलते हैं। जी जी जी। मैं आपको सोलो स्क्रीन में और भी लूंगी बीच में। जी। जब मर्जी, वो आपका प्लेटफॉर्म है, यू आर द बॉस। तो मैंने आपको बताया मैं मच्छी बाजार पलटन बाजार एरिया की पैदाइश हूँ। और वहां पे जिस मकान में हम पैदा हुए थे, उसमें मुझे याद है कि एक दीवार पे सीलन आया करती थी। और हम जितना मर्जी कर लें वो सीलन कभी जाती नहीं थी। आई थिंक देर कुछ मकानों में जो पुराने होते हैं, आप जित नया पुताई करा दो, ये करा दो, सीमेंट लगवा दो, वो सीलन आ जाती थी। लेकिन मुझे याद ही आया जब मैंने नया मकान बनाया, उसमें इतना सा पैच आ गया था सीलन का और मैं बड़ा परेशान हुआ। तो मैंने अपने वो ठेकेदार को बुलाया, मैंने क्या यार इतने पैसे हमने खर्चे हैं यार, देखो दीवार में सीलन आ गई। तो मुझे याद आया कि जिस पुराने मकान में मैं रहता था, जहां पे पूरी दीवार में सीलन हुआ करती थी, समहाउ मुझे वो अफेक्ट नहीं करती थी, मुझे परेशानी नहीं हम्म। होती थी। तो उस पर ये हम्म। छोटी सी नज्म हुई है। इसका नाम है पुराने मकान। मुलाजा फरमाइए, तो उसके बारे में और जी। बात करते हैं कि स्वागत व्हाट है। इज द ऑफ ओल्ड रिलेशनशिप्स। कि इस मकान के कमरों की हर खिड़की, हर दरवाजा
इस मकान के कमरों की हर खिड़की हर दरवाजा, मैं पुराने मकानों की बात कर रहा हूं, इस मकान के कमरों की हर खिड़की हर दरवाजा कौन सा कब अटकता है, किसको खोलने में जरा जोर लगता है, किसको दीमक ने 5 साल पहले खाने की कोशिश की थी, कौन सा जरा भूल गया है, पर प्यार से खींचो तो आज भी कुंडा लगता है। मुझे अपना हर पुराना रिश्ता पुराने मकान सा लगता है। फर्श पे इसके आज भी फिसलन वो ही बचपन वाली है। फर्श पे इसके आज भी फिसलन वही बचपन वाली है। टैंकी के नीचे की सीलन आज भी बिल्कुल काली है। कई किस्म के कोने हैं, कई किस्म के कोने हैं जिनमें क्या क्या राज छुपे हैं बस हमें पता है। वो राज याद है जो 1980 में खोया था और आज भी लापता है, बस हमें पता है। हाथ डाल के आज भी महसूस किया करते हैं, निकालते नहीं, क्योंकि तब कहा था कहां गया हमें क्या पता है। महसूस इसलिए करते हैं क्योंकि उंगलियों को आज भी अच्छा लगता है। मुझे अपना हर पुराना रिश्ता पुराने मकान सा लगता है। ऐसा नहीं है कि नए मकान बनाकर नहीं देखा, ऐसा नहीं है कि नए मकान बनाकर नहीं देखा, नई टाइलें नए सोफों से सजाकर नहीं देखा, नए मोहल्लों में नए प्लॉट हमने भी लिए हैं। ऐसा नहीं कि नए दरवाजे लगाकर नहीं देखा, नए मेहमान बुलाकर नहीं देखा। पर नए मकान ने जब भी पूछा, भाई सब तो नया नया है, अब क्या आरजू है। नए मकान ने जब भी पूछा, भाई सब तो नया नया है, अब क्या आरजू है, हमने कहा यार कोई तो ऐसा कोना हो जिसमें मेरे पुराने मकान की खुशबू है, बस ये आरजू है। पुराने मकान में जो जहां पड़ा था आज भी वही है। पुराने मकान में जो जहां पड़ा था आज भी वही है। वही आले, वही अलमारी, दराज भी वही है। हमें तो इन पर पड़ी धूल भी संभाव भाती है। जब झाड़ो नीचे से कोई पहचानी सी चीज निकल आती है। सीढ़ियां छोटी हैं, ऊंची हैं, थका देती हैं, हर चीज के लिए ऊपर से नीचे भगा देती हैं, पर इस घर का हर माला उसी मीठी थकान सा लगता है। मुझे अपना हर पुराना रिश्ता पुराने मकान सा लगता है। थैंक यू। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम अपने पुराने रिश्ते चाहे जैसे भी हों उनको ना हम इतना ज्यादा जज नहीं करते। जैसे जैसे आशीष नासवा है, इन्होंने बचपन मेरे साथ गुजारा है। अब ये मुझे जैसा भी है मेरा कजन है, जितने चीजें हमने साथ में की हम उनको याद करके खुश होते हैं। नए रिश्ते जो होते हैं हम उनको बहुत ज्यादा जज करते हैं। अरे यार ये इसने ये किया था वो किया था, तो उस पे ये नजर। तो कीप इन्वेस्टिंग इन योर ओल्ड रिलेशनशिप्स में बड़ी अच्छी खुशबू आती है चाहे जैसे भी। जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और मनोज शर्मा जी, सुशीला शर्मा जी, अंजू कपूर गांधी जी, काफी सारे मेंबर्स ने तारीफ करी हम्म। है। मधु खरे जी ने तारीफ करी है, लिख थैंक रही यू। है बहुत खूब कहा, पुराने मकान और रिश्तों को बढ़िया से जोड़ा। राजीव थैंक प्रकट यू जी वेरी मच। मुरादाबाद के कवि है, कह रहे हैं पुराने और नए रिश्तों की सुंदर व्याख्या। मंजू श्रीवास्तव थैंक जी देहरादून की कवित्री हैं लेकिन वर्जीनिया में रहती हैं, लिख रही है अरे मेरे वाह अरे पुराने मकान की खुशबू हो क्या बात। तो सबने वाह। काफी तारीफ की जी। थैंक यू वेरी मच। एक सफेद कमीज भी है ना आपका, वो भी बहुत हाँ जी बहुत हाँ अच्छी जी, मैं है। सुनाता हूँ आपको, जी, जरूर थोड़ा सुनाता सुनाइए वो भी जी। हूँ। तो हर नज्म नुमा आइटम जो मैंने लिखी है उसका कॉन्टेक्स्ट अगर आपको पता होगा तो आपको और मजा आएगा। तो सफेद हम्म। कमीज, कमीजें मैंने लिखी थी क्योंकि मेरे एक मित्र की तबीयत खराब हो गई थी और मैं हम्म। उसकी सेवा के लिए पहुंच गया था। वो हिमाचल प्रदेश में ऊपर एक योल कैंट करके जगह है, वहां पे जी। उसको एडमिट किया था। तो जब मैं वहां पहुंचा तो नेचुरली ही हैड हार्ट अटैक। तो हम्म। डॉक्टर ने उसको सीधा लेटा दिया और मैं उसकी सेवा में। अब होता क्या है, जब किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो उसको हिलने की इजाजत नहीं होती। हम्म। आप भी उसकी खिदमत के लिए आए होते हैं, वो बैठे रहते हैं। तो मैं वहां बैठे बैठे फेसबुक पे देखता रहा, मेरे हम्म। दोस्त कौन है क्या करना है, खेलते रहे थोड़ी देर। तो वो मुझे कहता है यार मुझे ऐसा कुछ हुआ तो तू आ गया सब अपना काम वाम छोड़ के, यार आई एम वेरी ग्रेटफुल, लेकिन तेरे को कुछ होगा तो कौन आएगा। तो मैंने सोचा हाँ यार बात तो ठीक कह रहा है। मैंने वो देखे मेरे जो 1000 2000 फ्रेंड्स थे फेसबुक में, अल्टीमेटली मेरी नजर सिर्फ 2 या 3 लोगों पे गई कि यार ऐसा कुछ होगा तो मैं इन्हीं को बुला सकता। तो दैट वाज हम्म। काइंड ऑफ हिट मी। तो उस तरह ये हम्म। नज्म हुई। अब सुनिए कि जी। ऊपर से नीचे तक अलमारी में भरी है, ऊपर से जी। नीचे तक अलमारी में भरी हैं 3 सफेद 6 नीली 3 पिंक 2 हरी हैं। ऊपर से नीचे तक अलमारी में भरी हैं 3 सफेद 6 नीली 3 पिंक 2 हरी हैं। पर सेल लगी थी तो हम 2 कमीजें और उठा लाए। पर सेल लगी थी तो हम 2 कमीजें और उठा लाए, पहने ना पहने देखने में तो खरी है। ऊपर से नीचे तक अलमारी में भरी हैं। वैसे भी आजकल चीजें कहाँ फटती हैं कब उधड़ती।
वैसे भी आजकल कमीजें कहाँ फटती हैं, कब उधड़ती हैं। कभी दशहरे पर दो मिला करती थी, सारा साल पहनते थे। अब तो सरेआम हर रोज मिला करती हैं। आजकल कमीजें कहाँ फटती हैं, कब उधड़ती हैं। पर कमीजों की तरह दोस्तों का भी हाल हो चला है। पर कमीजों की तरह दोस्तों का भी हाल हो चला है। तीन चार बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे कभी, अब तो फेसबुक पर एक के बाद एक नया सिलसिला है। कमीजों की तरह दोस्तों का भी हाल हो चला है। हाँ, हाँ, कभी सोचते हैं तीन सफेद वाली रख के बाकी सब कमीजें दे दी जाए। कभी सोचते हैं तीन सफेद वाली रख के बाकी सब कमीजें दे दी जाए, पर पिंक वाली पार्टी में बहुत अच्छी लगती है। पर पिंक वाली पार्टी में बहुत अच्छी लगती है, और ग्रीन वाली फॉन पैंट के साथ तो किससे किसका मैच कराएं, कौन सी रखें, कौन सी लौटाएं, कौन सी बांटें, कौन सी बचाएं। कभी सोचते हैं तीन सफेद वाली रख के बाकी सब कमीजें दे दी जाएं, या चलो छोड़ो भरी रहने दो अलमारी, या चलो छोड़ो भरी रहने दो अलमारी, कम से कम खोलो तो लगता है कमी कोई नहीं होनी चाहिए। इंसान के पास हर किस्म की कमीज होनी चाहिए। पर कमाल है ना साहब, पर कमाल है ना साहब, देखिए ना, दिल साला उन्हीं पे आता है। पर कमाल है ना साहब, देखिए ना, दिल साला उन्हीं पे आता है। दो हो, अच्छी हो, सफेद हो, अकेले में हाथ फिर उन्हीं की तरफ जाता है। फिर क्यों हर किस्म की कमीज होनी चाहिए? फिर क्यों हर किस्म की कमीज होनी चाहिए? दो हो, अच्छी हो, सफेद हो, दोस्तों में दोस्तों, दोस्ती की तमीज होनी चाहिए। दो हो, अच्छे हो, सफेद हो, दोस्तों में दोस्तों, दोस्ती की तमीज होनी चाहिए। शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। थैंक मतलब यू। कमीजों का उदाहरण देते हुए आपने कितना सुंदर, बहुत सुंदर आपने, ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन। बहुत सारे थैंक लोगों यू। ने तारीफ करी है। आ, शुक्रिया। काफी सारे नए लोग भी जुड़ गए हैं अभी। तो अच्छा। राजीव प्रकट जी, मीना कुमार जी, प्रोमिला शुक्ला जी जुड़ गई हैं, शिशिर कुमार गोयल जी, सब बहुत अच्छा लिखते चलो हैं जितने वेरी लोग भी गुड। जुड़े हुए हैं। सुशीला शर्मा जी मुजफ्फरनगर की कवित्री हैं। राजेंद्र शर्मा जी अच्छे कवि हैं हमारे। मनोज शर्मा जी, सरिता कुमारी जी, मंजू श्रीवास्तव जी लिख रही हैं, दोस्त और कमीज कमाल है ना साहब, क्या सोच है, वाह। तो थैंक यू वेरी मच। मनोज शर्मा जी लिख रहे हैं, बहुत ऊंची सोच के साथ। अरे और बहुत बहुत शुक्रिया। तो अलमारी सब लोग खोलिए सब काफी ऊंची नीची क्या है। तारीफ कर बहुत रहे बहुत हैं। जी शुक्रिया। जी। जी। तो बहुत बहुत डिफरेंट तरीके तरीके की और बहुत सीधी और सपाट कविताएं लिखते हैं आप। और तो हमारे एक जो राजीव प्रखर जी हैं, जो मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बीच में एक सवाल किया था कि आपके जी। जी। जो नए नए नई पीढ़ी के रचनाकारों के लिए आपका क्या संदेश है, वो पूछ रहे हैं। अ, जी, नई और पुरानी पीढ़ी का तो मुझे नहीं मालूम। किसी भी आर्टिस्ट के लिए मेरा एक ही हमेशा एडवाइस रही है। वो ये है कि आप पहले तो ये समझिए कि हम कुछ भी कहते क्यों हैं। अ, किसी भी पोम का मकसद क्या है। जहां तक मुझे अब तक समझ में आया है कि आप भाषा कोई भी इस्तेमाल करें, आप जटिल भाषा इस्तेमाल करें या सरल भाषा इस्तेमाल करें, अल्टीमेटली हम जो भी कहते हैं, हमारा फर्ज बनता है और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो लोगों को समझ में आए। तो मैं कई बार जब मुझे कोई कहता है साहब आप इस महफिल में आ जाइए, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे शायर आ रहे हैं, तो मेरा सवाल ये होता है कि साहब मुझे आधे हिंदी वालों की बात नहीं समझ में आती, क्योंकि हिंदी इतनी कठिन होती है। जब मैं उर्दू वालों के साथ बैठता हूँ तो मुझे बार बार पूछना पड़ता है साहब इसका मतलब क्या है। तो अल्टीमेटली जो आप कहना चाह रहे हैं वो अगर पूरा कम्युनिकेट ही नहीं हो रहा, तो हम्म। देखिए हम या तो ग्रेजुएशन पीएचडी की डिग्री लेने गए हैं जहां पे कोई वाइवा चल रहा है और साहब देखिए इनकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, तो वहां तक मुझे हम्म। समझ में आता है। लेकिन जिनको हम पॉपुलर आर्टिस्ट कहते हैं, हम्म। समाज में जो जाते हैं, कुछ चेंज कर पाते हैं, कुछ बता पाते हैं, मेरे हिसाब से उनको जितना सिंपल हो सके उतना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं अंग्रेजी अच्छी नहीं बोल सकता, या हिंदी मैंने नहीं पढ़ी, या मैं उर्दू के लफ्ज ऐसे नहीं इस्तेमाल कर सकता जो कि मुश्किल है। लेकिन वो मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा हूँ, और ज्यादातर हम अपनी फर्टर्निटी को इम्प्रेस कर देते हैं कि देखिए साहब कितना बढ़िया शेर हुआ है। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा कहना है जिसकी वजह से लोग सोच पाए, तो आपको अपनी हम्म। भाषा जितनी सिंपल हो सके रखनी चाहिए। दूसरा, भाषा बहुत तेजी से बदल रही है। जब आप अपने बच्चों से बात करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि वो भाषा को कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भाषा से आपको इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो अब मैं अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी मिला के जो बोल रहा हूं, मुझे पता है कि वो मेरी माँ को समझ में आती है या मेरे मोहल्ले में लोग समझ लें, और वो मेरे लिए नई भाषा है। तो अगर आपने किताबें छपवानी हैं
और अपनी किताब छपवा के खुद अपने पैसे खर्च करके लोगों को देनी है, तो फिर आप वही करते रहिए जो अब तक चलता आ रहा है। अगर आप रियली चाहते हैं कि लोगों को आपकी बात समझ में आए, तो एक दिन सोचिए कि हम जिस तरह लिख रहे हैं ये फाइनली सुन कौन रहा है। और अगर कोई सुन सही। नहीं रहा है तो सवाल पूछिए कि भाई क्यों नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि हमें बड़ा मजा आता है, और लेकिन हमारे जो ये दायरे हैं ना, ये बहुत छोटे होते जा रहे हैं, हम सिमटते जा रहे हैं। मैं अमर बिल्कुल साहब को ही कहता हूँ, अमर साहब, पहले हम जब मुशायरे में जाते थे तो 500 लोग, 800 लोग बैठे होते थे। अब अल्टीमेटली वो करते 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 सारे कवि आपस में ही गोष्ठियां कर रहे हैं। तो ये, आई मीन, दिस इज नॉट फेयर फॉर द आर्ट और फॉर पब्लिक। तो वक्त के साथ बिल्कुल बदलना तो पड़ेगा साहब, बदलना तो पड़ेगा। यही मेरी एडवाइस बिल्कुल। है। जो जिसको जैसे समझ एक में आता है तो। हाँ। और यहाँ पर अब ना कहीं जो मैं थोड़े से अपने भी व्यूज, श्रोता भी जुड़े हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा ना पीढ़ियों के बीच में इसी चीज को लेकर के बहुत खाई भी आती जा रही है, साहित्य को लेकर के, खासकर हिंदी साहित्य को, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली देख रही हूँ तो मैं इसमें बोल सकती हूँ। तो जो युवा पीढ़ी है उसको विधाएं वगैरह से कोई मतलब नहीं है, उसको नहीं समझ में आती, क्योंकि मोस्टली विधा पीढ़ी आपकी जो है वो इंस्टाग्राम में है, फेसबुक में बहुत कम है। और आप वहां पे जाके देखिए वो स्वच्छंद लिख रहे हैं, वो सीधा सपाट लिखते हैं और सीधा सपाट ही पढ़ना पसंद करते हैं, लिखना पसंद बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल उनको कोई बिल्कुल। विधाओं में नहीं, उनको कोई इंटरेस्ट है। तो अगर हम जबरदस्ती कि भैया दोहा में लिखो, कुंडलिया लिखो, सवैया लिखो और गजल लिखो, तो उनको कोई मतलब नहीं है नई पीढ़ी को इस चीज से। तो यहाँ पर ना बीच में इसलिए भी एक समझ की खाई भी साहित्य में आती जा रही है, तो हमें थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ विनीत जी, और बहुत अच्छा हम्म। आपने बोला। हाँ बिल्कुल, सीधी एक एक दो सपाट चीजें। और सही जी सहज जी। भाषा हो। जी। हाँ, मतलब जो भाषा लोगों को समझ में आए। देखिए, जगजीत सिंह बिल्कुल। साहब जब इन्होंने गाना शुरू किया था, हमने जगजीत सिंह साहब पे मेरी एक छोटी सी मैं उनके ऊपर बेस्ड एक फिल्म के साथ काम कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जी जब हमारे यहाँ बचपन में गजलें चलती थी, तो हमारे यहाँ जो दो लोग शौकीन थे वो बेगम अख्तर साहब को सुनते थे, बड़े गुलाम अली साहब को सुनते थे। जी। जगजीत सिंह साहब ने आके उसमें गिटार डाल दिया, उसके पीछे म्यूजिक मॉडर्न कर दिया, तो हर जगह पहुंच गई। गजल वही है। हम्म, उन्होंने भी गालिब साहब को गाया, लेकिन गालिब को घर घर पहुंचाने का जिम्मा अल्टीमेटली गुलजार साहब, नसीरुद्दीन शाह साहब और जगजीत सिंह साहब कर पाए, और कोई नहीं कर बिल्कुल पाया। उसके बाद बिल्कुल। भी किसी ने उसको चेंज नहीं किया। लेकिन हम्म अल्टीमेटली शुरू में गालियां पड़ती हैं, हमारे घर में सब बोलते हैं ये क्या गाता है, ये क्या है, इन्होंने खराब कर दी गजल। लेकिन देखिए उन्होंने क्या किया। हाँ अल्टीमेटली मुझे बताइए कौन नहीं जानता उन्हें, किसने उनकी गजलें नहीं सुनी, या मतलब किसने अब फाइनली ये नहीं कहा कि हाँ सब गजल गए। तो चीजें चेंज हो जाती हैं, लेकिन जिस हाँ दौरान चेंज होती हैं, उस हाँ। दौरान जो हम प्योरिस्ट होते हैं, हमें लगता है नहीं नहीं सारी चीजें खराब हो जाएंगी। लेकिन अल्टीमेटली जो लीड कर रहे होते हैं, उनको पता होता है साहब कि देखिए, एज लॉन्ग एज पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट, एज लॉन्ग एज हाँ आपको लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब हमें बात समझ में आ रही है, इसका मतलब कुछ चेंज हो रहा है। तो हाँ। या तो बैठे रहेंगे या हमें मूव करना पड़ेगा। जी। हम्म। तो मैं आप सबको बता दूं, विनीत जो हैं बहुत बड़े संगीत के भी शौकीन हैं। नहीं नहीं, और ऐसा कुछ नहीं है। कभी तो जैसे दोस्तों ही के मैंने बीच में ये पढ़ा और का ये सुना तो मुझे लगा है। कुछ गाने तो होने ही चाहिए, क्योंकि गाने तो, और क्योंकि आपकी वॉइस भी इतनी अच्छी है, और हमें पक्का 100% हम श्योर हैं कि आप गाते बहुत अच्छे हैं। नहीं नहीं, हम मैं आपका गाता गाना जरूर हूँ जी, लेकिन मैं नहीं नहीं, मैं एंटरटेन करने के लिए नहीं गाता जी। जब मेरे घर में जी। कोई होता है और मेरे दो तीन दोस्त बैठे होते हैं और हम एक दो पैग मार चुके होते हैं, तो मैं भी उनके साथ गा लेता हूँ। लेकिन मैं महफिल में जाके नहीं गा पाऊंगा, मैं उसके लिए मैं माफी चाहता महफिल में नहीं गाते। चलिए, हूँ। मैं हम महरूम रह गए। रिक्वेस्ट पे नहीं तो हम कभी आपके गाता। ड्राइंग रूम में बैठेंगे आकर के, जरूर तो फिर आप जरूर गाना जरूर सुनाएंगे। जरूर, और जिस दौरान गाना चल रहा होगा उस दौरान इत्तेफाकन अगर चल रहा होगा तो आप गाने, मैं नहीं गाता, एंटरटेन करने के लिए जी, नहीं वैसे हमारे यहाँ म्यूजिक के प्रोग्राम भी हम लोग युगानुगंज के पटल पर कराते हैं। गाता। तो एमेच्योर जरूर। सिंगर्स ही आते हैं, जो कि मतलब बहुत प्रोफेशनल नहीं है, जी लेकिन जी हमारे जी। दोस्त दोस्त वगैरह को भी बुला लेते हैं हम लोग। तो कुछ जरूर कुछ हम लोग जरूर महफिलें ऐसी भी जमाते हैं, और 1-2 घंटे का वो प्रोग्राम चलता है। हमारे श्रोता बहुत आनंद उठाते हैं उन कार्यक्रमों का। तो जरूर ऐसे भी वेलकम प्रोग्राम करें। होते हैं, तो अगर कभी आपको इनवाइट करेंगे हम लोग उस कार्यक्रम जरूर में, जरूर, मैं तो सुनने आऊंगा, एज अ सुनने आऊंगा, सिंगर। गाने नहीं आऊंगा। नहीं, जी। सुनने आऊंगा जी। तो एक एक सवाल था कि सवाल क्या है, एक थॉट प्रोसेस है कि हम लोग कहते हैं कि हम मौत से डरते हैं हम लोग, लेकिन
काफी जैसे प्राइवेट में जो काम करते हैं, कॉरपोरेट में काम करते हैं, इनफैक्ट बिजनेस जिनका अच्छा नहीं जाता, लोग जिंदगी से डर डर के ज्यादा जीते हैं। मौत तो जी। जब आएगी तब आएगी। एक एक घड़ी, एक एक दिन जिंदगी से डर डर के जीते हैं। तो आपके क्या ख्याल है कि इतना डरना अच्छी बात है क्या? मुझे नहीं पता जी, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, ना मेरे को इतना ज्ञान है। मैं अपनी जो बिलीफ है वो बता देता हूँ। जी बिल्कुल। अम, जिंदगी डरावनी तो है, काफी जी डरावनी है। अब लोगों की जिंदगी के बारे में जब आप पूछना उनसे शुरू करें तब जाके समझ में आता है कि साहब आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है। तो मैं तो जी बहुत थैंकफुल हूँ। बेसिक सेहत, बेसिक पैसे, माँ बाप जिंदा हैं, बेसिक दोस्ती यारी चल रही है। आई थिंक ये बहुत है। हमने, आई थिंक हमने ग्रैटिट्यूड कम कर दिया है। जिस जमाने में और मैं कोई बहुत, आई एम क्लोज टू 50 नाउ, लेकिन मुझे याद है कि बचपन में जब हमारे पास बहुत कम था, पूरे हिंदुस्तान का यही हाल था। अब तो हमारे पास बहुत कुछ आ गया है। मतलब एक एक ही पीढ़ी में हमने, घरों में साइकिलें हुआ करती थी, सेकेंड हैंड स्कूटर बड़ी मुश्किल से लिया करते थे। अब हम घरों में दो दो तीन तीन गाड़ियां हैं, सब कुछ हो गया है। लेकिन हमारा ग्रैटिट्यूड कम हो गया है। अब हम जिंदगी का एहसान नहीं मानते कि हमें बहुत कुछ मिला है, इसलिए हम उसको अप्रिशिएट भी कम करते हैं। जब हमारे पास कमीजें ही दो थी और एक की कॉलर फटी होती थी, और वो भी मेरा कजन मुझे देता था 1 साल पहनने के बाद, उसको छोटी हो जाती थी तो मेरी मम्मी मुझे दे देती थी, तो हमें लगता था साहब कब भैया देंगे, चाहे उसकी कॉलर पलटवानी पड़े। अब क्योंकि है तो हमें लगता है ठीक है यार, ये तो होता ही है ऐसे, और हमें लगने लगता है कि ये तो हमारा हक है, वी डिजर्व इट। तो डिजर्व तो हम क्या करते हैं क्या नहीं करते वो हम पे डिपेंड करता है, लेकिन हमें ग्रेटफुल जरूर होना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना बिल्कुल। चाहिए कि साहब जो भी हमारे पास है ये बड़ी मुश्किल से आया है, या वी शुड बी ग्रेटफुल। तो एक आपको छोटी सी नज्म आइटम सुनाता हूँ, फिर उसके आगे चलते हैं। बिल्कुल इजाजत हो आपकी प्लीज। तरफ? तो हुआ ये कि मेरे मैं देहरादून सेंट जोसेफ का पढ़ा हुआ हूँ। तो मेरे बैच के एक, मेरे जो सबसे अच्छे मित्र थे, उनमें से एक, वो यूएस चले गए, आईटी से निकले, वहां गए पढ़े, फिर उन्होंने क्या नाम है वहां पे बड़ी आईटी कंपनी खोली। अब वो चलाते हैं, मल्टी मिलियनर, और मेरे साथ टच में रहते हैं। और मैं मतलब नेचुरली नौकरी नौकरी छोड़ के देहरादून आया हुआ था। तो मैं एक बार लखनऊ किसी फिल्म के सिलसिले में गया, तो वहां पे टुंडे कबाबी करके हैं, मैं उनके पास गया। एक दो जगह और है, मुझे खाने पीने का शौक है। और हम कहीं बैठे थे तो उनका फोन आया कि क्या कर रहे हो? मैंने कहा साहब मैं तो लखनऊ में बैठा हूँ और इस तरह कबाब खा रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, और हमने एक आध पैग मारा हुआ है, दोस्तों के साथ बैठे हैं। कहते यार तुम तो यार ऐश कर रहे हो यार, हम तो कुछ भी नहीं करते। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार अभी परसों तूने फेसबुक पे नई कार और नए बंगले के सामने तूने और तुम्हारी बीवी ने खड़े होकर तस्वीर डाली, और तुमने हल्के से नीचे लिखा भी है इट कॉस्टेड अस अबाउट $5 million, और तुम हमें कह रहे हो यार कबाब खाने पे तुमको परेशानी हो रही। तो एनीवे उस पे हुआ ये। तो आपको मैं सुनाता हूँ, उसके बाद इसके बारे में और बात करते हैं कि स्वागत है। अम, हमें मौत से बड़ा डर लगता है भैया जल्दी आ गई तो। हम्म, हमें मौत से बड़ा डर लगता है भैया जल्दी आ गई तो, रोज एक बार जरूर पूछ लेते हैं कहीं यही तो नहीं हो। हमें मौत से बड़ा डर लगता है भैया जल्दी आ गई तो, रोज एक बार जरूर पूछ लेते हैं कहीं यही तो नहीं वो। ऐसा है ना, आनी तो है ही, ऐसा है ना, आनी तो है ही, और सुनिए बताएगी भी नहीं, इसलिए कहीं आना जाए आज ही सोचकर, खाया भी जमकर और जमकर ही भी। जिनसे मोहब्बत थी, जिनसे मोहब्बत थी उठाया फोन और कह दिए, जिनसे मोहब्बत थी उठाया फोन और कह दिए, जो जरा नापसंद थे उनको साइड में किए। देखिए, देखिए जो 80 की गारंटी लिया करते थे, देखिए जो 80 की गारंटी लिया करते थे, दो तो 36 में निकल गए। देखिए जो 80 की गारंटी लिया करते थे, दो तो 36 में निकल गए। जीना जल्द ही शुरू करेंगे बस कहते कहते दुनिया से फिसल गए। हर साल साला देखिए, हर साल साला देखिए एक और जवान दोस्त निकल जाता है, कोई भाई सीधा ऊपर, कोई यही मर मर के जिया जाता है। हमने भी पूछा भाई किस चीज का इंतजार है, हमने भी पूछा भाई किस चीज का इंतजार है, एक दिन ऐश करने का अलग आएगा ये कैसे एतबार है। हमने भी पूछा भाई किस चीज का इंतजार है, एक दिन ऐश करने का अलग आएगा ये कैसे एतबार है। भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, या भाई तुम ऑलरेडी डेड हो और तुम्हें पता नहीं लगता। थैंक यू। तो दैट वाज जल्दी आ गई तो। बहुत सुंदर। तो आधे तो हम, इतना सिंपल है जीना
हमने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है। जीने के लिए आपको एक्चुअली ज्यादा नहीं चाहिए होता। लेकिन अगर आप आसपास देखते रहेंगे कि साहब, कंपेयर करते रहेंगे, ये सोचते रहेंगे कि आपको जिस चीज में मजा आ रहा है अगर आप वो कर रहे हैं और आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही हैं, तो आप बहुत खुश हैं। ये जो हम्म, कांस्टेंट होता है कि मुझे और करना है, मुझे और करना है, ये कम है, उस चक्कर में हम इसको भी अप्रिशिएट नहीं करते, और नेचुरली देयर इज नो एंड टू इट। तो मेरा मानना correct, यह है कि जितना जरूरी है जब वो मिल जाता है तो उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। जी, थैंक यू। बहुत मतलब ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, ऑफ और कोर्स, ऑफ जरूर कोर्स, होनी चाहिए, ऑफ कोर्स। शुक्रगुजार होना चाहिए, कृतज्ञता बिल्कुल। होनी चाहिए जीवन के लिए जितना जी, मिला है। ईश्वर के लिए कृतज्ञता होनी चाहिए। बहुत अच्छा, जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनते हुए। एक आपकी और एक पोयम है, सबकी बात अगर सुनता मैं, तो हाँ, तो बहुत। उसमें ये है कि आपने वो कविता आपने खुद ही लिखी है, तो हम जी, इसमें जी। जानना चाहते हैं आपने आपने किसी की बात सुनी क्यों नहीं, और अगर सुनते तो क्या होता। और साथ इस सवाल के साथ में हम उस कविता को भी एक्चुअली सुनना वो, चाहेंगे। अम, सबकी बात अगर, हाँ, बहुत जमाने बाद किसी ने याद दिलाया, वो मैंने बहुत पहले लिखी थी, मुझे पूरी याद भी नहीं बहुत है। बढ़िया है वो, हाँ जी। तो वो, अम, होता क्या है कि हम जिस तरह अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं, फिर उनको एक क्लास में डालते हैं, एक जैसी चीजें पढ़ाते हैं, एक जैसे एग्जाम देते हैं, एक जैसे मापदंड पे उनको हम आंकते हैं, फिर उसमें से कुछ पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं, ये जो पूरा सिस्टम है, अम, इंसानों को बड़ा करके सोशली एक्सेप्टेबल बनाने के लिए, बहुत ही ऐसे लगता है जैसे फैक्ट्री में हम पल बढ़ रहे हैं, जबकि हर इंसान अलग होता है। और आप ज्यादातर जो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं या वो कहते हैं यार मैं करना कुछ और चाहता था, मैं ये कर रहा हूँ, वो इसी फैक्ट्री मॉडल से निकले हुए हैं। लोगों ने बोला साहब इस समय इंजीनियरिंग अच्छी है तो सबने इंजीनियरिंग कर ली, अंदर से क्या करना चाहते थे कभी किसी ने पूछा ही नहीं। तो मैं ये, जब मैंने कविता लिखी थी, सबकी बात अगर सुनता मैं भी सब जैसा हो जाता, तो सोचा था आकाश मिलेगा, सोचा था आकाश मिलेगा, चांद सितारे घर आएंगे, सोचा था मुट्ठी में अपनी इस दुनिया को कर पाएंगे। मेरा एक चौथाई तारा आकाश में से जो मुझे मिला, मेरा एक चौथाई तारा मुमकिन है ये भी ना पाता, सबकी बात अगर सुनता मैं भी सब जैसा हो जाता। तो मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है कि सब कैसे हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि साहब, हर इंसान को ये हक है कि उसकी जो इंडिविजुअलिटी है उसको, उस पर अंकुश ना लगाया जाए, उसको लगातार क्वेश्चन ना किया जाए। क्योंकि साहब खुश तो वही है जो वो कर रहा है जो वो करना चाहता था। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अनलॉफुल काम कीजिए, लेकिन हर शख्स की तमन्ना होती है। हमारे जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, हमारी जो पर्सनालिटी है, जब हम इसको मिला के समझ जाते हैं, जब हमें पता होता है, हम सेल्फ अवेयर होते हैं, तो हमें ये भी पता होता है कि हमें किस में मजा आता है और किस में नहीं आता। अगर आप रोज वो कर रहे हैं जिसमें आपको मजा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है जिन चीजों को आप वैल्यू करते हैं वो आपकी जिंदगी में आपको अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये जो एक्शन है, एक जानना कि मेरी कौन सी चीजों को मैं वैल्यू करता हूँ, और दूसरा क्या मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ कि मैं वो करना शुरू कर दूं, ये जो इसके बीच का डिस्टेंस है, ये लोग पूरी जिंदगी पूरा नहीं कर पाते। पूरी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं ये करने में कि नहीं साहब, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मतलब ठीक है, लेकिन मजा तो नहीं आ रहा ना। तो कब जाके आप रियलाइज करेंगे? इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अ, अपनी वैल्यूज को समझें, हमें क्या मजा आता है ये तो पता होना चाहिए, फिर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि ठीक है यार, अल्टीमेटली लाइफ का मकसद अम, वही होना चाहिए कि आपने अच्छी से जिंदगी जी, अच्छी जिंदगी वही है जिसमें आप खुश रह के जिए। दुखी रह के अगर आप लगातार कुछ कर रहे हैं तो सबकी बात अगर सुनता मैं भी सब जैसा हो जाता, मुझे सब जैसा नहीं बनना। मैं हर एक को ये कहता हूँ कि साहब जैसे आप हैं आप वैसे बने। ये दुनिया तो आपको लगातार बनाने की कोशिश करती रहेगी, हमारा पहले स्कूल बनाएगा, फिर कॉलेज बनाएगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगी, सोसाइटी बनाएगी, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अब लगातार अगर आप हर एक की सुनते रहोगे, अगर आपको अंदर से मालूम है कि नहीं साहब मैं ये हूं और इसको मैं संजो के रखूंगा, जो मेरे अंदर का 14 साल का बच्चा है जो हमारे अंदर हमेशा रहता है, वो आपको बोलता रहता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, यार ये नहीं मजा आ रहा, ये नहीं आ रहा, इससे क्यों मिल रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। अब उसकी बात सुननी अगर आप बंद कर दोगे तो फिर तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप वो अंदर के 14-15 साल के बच्चे की बात सुनते रहें, जो आपको हिंट देता रहता है, जो आपको करता रहता है, तो हो नहीं सकता कि आप, यू नो, तो यही उस पोम का मकसद है। बहुत अच्छा। तो एक जी, शेर हमने लिखा था एक बार कि बचपन को परछाई की तरह साथ ले चलना, ढलती हुई शाम में छुपी हुई शहर चाहिए।
वाह तो वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बचपन जी को जी, तो बचपना जिंदा तो, रखना चाहिए। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, और बहुत जिंदा अच्छा। होता भी है। हम बस उसको, हम्म। उससे बातचीत करनी बंद कर देते हैं। जी बहुत सारे बिल्कुल। लोग जिनको लोग कहते हैं कि साहब देखिए कितने खुश हैं, वो अल्टीमेटली दे वर एबल टू कीप देयर चाइल्डहुड अलाइव। और ये कोई करेक्ट। मुश्किल भी नहीं है एक्चुअली। मुझे तो हैरानी होती है कि हम, मतलब ये नॉर्मल नहीं है। इतने सारे लोग जो कह रहे हैं कि साहब नहीं, आई विश मैं, मेरा बचपन बड़ा अच्छा था, जो पुरानी बातें याद करते रहते हैं। इसका मतलब है कि आपकी करंट लाइफ ठीक नहीं गुजर रही है। कोई एक जमाना था जब हम खुश थे, तो वापस ले आओ, उसमें है जी। क्या। मेरे को बहुत आसान लगता है वो। मैं आपको एक पहले बहुत। नज्म सुना हूं इस पे, जी नज्म बिल्कुल, नुमा। स्वागत है। दिस इज कॉल्ड नालायक। ये मेरी पसंदीदा अच्छा। नज्म नुमा आइटम्स में से एक है। अब जी होता स्वागत। क्या था कि हमारा स्कूल जो था वो बहुत ही एकेडमिकली फोकस था। हर हम्म। लड़के को डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, आईटी जाना था या आर्मी जाना था। और मैं उन लड़कों लड़कियों में से था जो कि बेचारे अक्सर क्लासों के आगे नील डाउन करके बिठा दिए जाते थे, क्योंकि उनमें कोई ना कोई एकेडमिकली कमी होती थी। तो बेसिकली अब, मतलब बिल्कुल फेल नहीं हो रहे होते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम क्लास टॉप कर रहे हैं। तो अगर 25 की क्लास है तो हम 21 22 23 24, अब कोई तो 21 22 23 24 आएगा, मुश्किल से हम। अब चक्कर ये है कि मैं वापस अपने स्कूल गया जब मैं देहरादून आया, बड़ी शान से, कि देखिए साहब मैं स्कूल का पास आउट हूं, किसी टीचर को मैं याद नहीं, किसी को याद नहीं कब आया, 12 साल पढ़ के चला गया। तो मैं सोच रहा था, और जब मैं उनसे बात करता हूँ जो क्लास टॉप किया करते थे, वो क्या करते थे, वो भी मेरे जैसे ही हैं। वो भी, उनसे मैं बात करता हूँ, उनके भी खुशी गम चल रहा है। तो मैंने कहा यार अल्टीमेटली लायक और नालायक का जो ये फर्क है, ये डिसाइड कौन करेगा। उस पर ये नज्म हुई है, मैं पहले सुनाता हूँ, फिर इस बहुत बारे में और बढ़िया। बात जी स्वागत है। करते। जिंदगी कट रही है या जिंदगी जी जा रही है, ये सवाल पूछना जरूरी है। जिंदगी कट वाह। रही है या जिंदगी जी जा रही है, ये सवाल पूछना जरूरी है। सुबह से शाम का सफर पल में कट जाता है या हर मिनट एक मजबूरी है, ये सवाल पूछना जरूरी है। बात यह क्या है, बात है। बात यह है कि क्लास क्लास में हमेशा सिखाया गया कि जो बच्चे फर्स्ट आते हैं वही लायक। बात यह है कि क्लास में हमेशा सिखाया गया कि जो बच्चे फर्स्ट आते हैं वही लायक हैं। सारे इनाम अगर रिपोर्ट कार्ड से जुड़े हो तो क्लास में नीचे के 3 किस लायक हैं। यही सिलसिला कॉलेज में, करियर में चलता है। और हम चाहे ना चाहे, हर आदमी किसी बैच, किसी क्लास में ढलता है, और फिर सिर्फ ऊपर रहना जरूरी हो जाता है। फिर सिर्फ ऊपर रहना जरूरी हो जाता है, टॉप ऑफ द क्लास फिर से मजबूरी हो जाता है। या तो या तो अव्वल आने वाला हमेशा खुश हो तो समझ में भी आता है। अब या तो अव्वल आने वाला हमेशा खुश हो तो समझ में भी आता है, या फिर ये समझाओ कि जो खुश है उसको अव्वल दर्जा क्यों नहीं पाता। है ना क्या बात। आयरनी जिंदगी की, है ना हम्म। आयरनी जिंदगी की। जब तक इसके पीछे दौड़ो वो देखो आगे आगे रहती है ना हम्म। आयरनी जिंदगी की। जब तक इसके पीछे दौड़ो वो देखो आगे आगे रहती है। जहां रुक के जीना शुरू कर दो, ये देखो साथ साथ बहती है ना आयरनी जिंदगी की। तो दोस्तों, क्या आप वेट करना बंद करें? क्या आप हम्म। वेट करना बंद करें? अव्वल की एक नई डेफिनेशन बुलंद करें यार, एक नई क्लास बनाते हैं। यार एक नई हम्म। क्लास बनाते हैं, जो जिंदगी को हर पल जीते हैं फॉर अ चेंज, उनको क्लास टॉप कराते हैं। यार एक नई क्या क्लास बात। बनाते हैं। और बहुत जो बढ़िया। अब भी बेमकसद सिर्फ दौड़ रहे हैं, अपने ही क्लासमेट है, कनपट्टी के नीचे दो लगाते हैं, दोस्तों को थोड़ा बैठाते हैं, प्यार से थोड़ा समझाते बहुत हैं, बढ़िया। क्लासमेट होने का फर्ज निभाते हैं। यार एक नई क्लास हाँ, बनाते हैं, जो जिंदगी को हर बहुत पल जी रहे हैं फॉर अ चेंज, उनको क्लास टॉप कराते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या बात है। कौन सी क्लास में हम टॉप करेंगे और कौन लायक है कौन ना लायक है, ये तो फाइनली आप ही बता सकते हैं कि साहब अगर आप खुश हैं तो मेरे हिसाब से आप लायक हैं। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आपके पास बहुत कुछ आ गया है लेकिन तब भी आप कह रहे हैं यार मजा सा नहीं आ रहा, तो फिर नई डेफिनेशन बना लेते हैं जी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। थैंक यू मतलब विनीता जी। हम्म। जिंदगी को देखने का, नए ढंग से देखने का एक नजरिया है, और बहुत बढ़िया नजरिया है। उम्दा हम्म। नजरिया है। नया और नहीं है, नया मजा आया नहीं है, आपसे बात करके। नया नहीं है, नया नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ आपको इंटरप्ट करने के लिए। ये नजरिया हमेशा रहा है लोगों का। और हम्म। जो आप जिस मर्जी सदी में आप लोगों को उठा के देख लीजिए, जो भी ढंग हम्म। से जी के गया है वो हमेशा हम्म। अपनी अपने को समझता था और कहता था यार आई एम ब्रेव इनफ टू डू व्हाट आई लव। ये जो ब्रिज करेक्ट। है, ये हम ज्यादातर क्रॉस नहीं कर पाते। और
हमने भी अभी किया है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मैं सारी जिंदगी नौकरी करता रहा हूँ, लेकिन एक बार जब आपको समझ में आ जाता है फिर आप वापस नहीं जा सकते। फिर तो आप वापस नहीं अब कर सकते। नहीं, फिर नहीं जा सकते। लेकिन नया नहीं है, ये हमेशा रहा है। और ये जिस जिसको बहुत समझ में अच्छा। आता गया वो किनारे पे जाके खुश होता गया। वो किनारा लेता चला गया, बिल्कुल सही है। थैंक बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत सारे श्रोता बहुत तारीफ करते जा रहे हैं लगातार। एक एक यू। जाते जाते एक सवाल करना चाहेंगे हम आपसे कि आप जी। अपने आप को रोलिंग स्टोन कहते हैं, तो वो थोड़ा जानना चाह रहे थे कि उसकी क्या वजह है। उसकी वजह भी यही है जी कि मेरे को वैरायटी बहुत पसंद है। मुझे बचपन में सिखाया गया था कि नहीं साहब, एक चीज पकड़ लो, उसके पीछे लग जाओ। अब मेरे शौक ही इतने हैं। मुझे थोड़ा सा गाना है, थोड़ा सा लिखना है, थोड़ा सा ट्रैवल करना है, थोड़ा सा ये करना है। जरूरी थोड़ी कि मुझे कोई एक चीज करनी है जो बहुत डीप करनी है। कुछ हमारे जैसे भी हम्म। लोग होने चाहिए जिन्होंने एक जिंदगी शैलो गुजारी है लेकिन वाइड गुजारी है। मुझे अगर नहीं शौक है कि मैं एक डीप जिंदगी गुजारूं साहब, एक चीज पे मैंने अध्ययन किया, उसका मैं मास्टर बन गया, मैं किसी चीज का मास्टर नहीं। मैं थोड़ी सी कविता करता हूँ, थोड़ा सा बोलता हूँ, थोड़ा सा ये करता हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ मैं हम्म। रोलिंग स्टोन। हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा कहीं पे भी नाम ना कर पाऊं, लेकिन एज लॉन्ग एज आई एम हैप्पी आई एम लेकिन फाइन। बिंदास जी रहे, और इस बात की आपको बहुत खुशी है। बहुत मैं, बढ़िया। हाँ जी, खुश रहने की कोशिश करता एक सवाल आ रहा है श्रोताओं की तरफ से। राजीव हूँ। प्रखर जी। जी का एक सवाल है, वो कहते हैं किसी जी। फनकार के लिए एक से अधिक फनों से जुड़ना आपके विचार से कितना उचित है, कितना अनुचित। उचित इसका अनुचित की वैसे तो जवाब मुझे अभी अभी दिया है शायद इन्होंने, हाँ जी। नहीं, वो मैं आपसे कहता रहा हूँ, अगर आप किसी एक चीज के पीछे लग जाएंगे तो नेचुरली आप उसके मास्टर हो जाएंगे। मैं लोगों को जानता हूँ जो ध्रुपद के मास्टर हैं। हमने देहरादून में रहते हैं, राजन साजन मिश्रा, तो मैं जानता हूँ कितनी तपस्या है। मैंने जगजीत सिंह साहब को बहुत करीब से देखा है। तो नेचुरली आप मास्टर बनना चाहते हैं तो वो है। लेकिन आपको खुशी किस चीज में मिलती है, मैं उस तरफ से आता हूँ। अगर आपकी जरूरत है कि आप मास्टर बनना चाहते हैं, और अगर आपको रियली, मेरे एक मित्र हैं जो कि बहुत अच्छे सर्जन हैं, 15 घंटे काम करते हैं, सारा दिन लगे रहते हैं, लोगों की सेवा करते रहते हैं, और वो सच में उसका हाथ बहुत अच्छा है। वो अपने फन का मास्टर है। अब लेकिन हर किस्म के लोग हैं। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि आपको साथ में मास्टर अगर किसी चीज का बनना है तो उसमें खुशी भी होनी चाहिए। और अक्सर मास्टर भी वही बन पाता है जो उसमें खुशी हो रही होती है। तो कई लोग जो ऐसी चीजों के पीछे पड़ जाते हैं जिनमें उनको मजा नहीं आ रहा होता फिर भी लगे रहते हैं, वो उसके मास्टर भी नहीं बन पाते। तो अल्टीमेटली अगर इनका हम बैलेंस कर लें, और कुछ मेरे जैसे भी हैं जिनको किसी भी चीज में मास्टर बनने का शौक नहीं, वो कहते नहीं साहब मेरी वैरायटी बहुत अच्छी, मैं थोड़ा ये करके जीता रहूंगा। और आई थिंक दोनों ही अपनी जगह सही। चलो, हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। और मैं थोड़े से कमेंट्स श्वेता लेना जी, चाहती हूँ हमारे श्रोताओं जरूर के। जरूर तो जरूर नीलम जरूर। प्रभा देवगन जी लिख रही हैं, यू आर अ विनर एज लॉन्ग एज यू फॉलो योर हार्ट। जी यस नीलम जी, यस, ये। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। नूतन वशिष्ठ जी कह रही है बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। प्रभा शर्मा हम्म। भार्गव जी कह रही है जीवन में विविधता, वाह। वीना कुमार जी आपकी कविता की तारीफ कर रही हैं, यार एक नई क्लास बनाते हैं, वाह। ऑफ अच्छा, कोर्स। राजीव जी का तो सवाल ले लिया हमने। जी। जी। और सुशीला शर्मा जी कह रही है, मुजफ्फरनगर की कवित्री है, कह रही है क्या स्टाइल है आपका। तो अच्छा, शी लाइक थैंक योर यू। स्टाइल। जी जी, शिशिर थैंक यू। कुमार गोयल जी बहुत खूब लिख रहे हैं। थैंक यू। और नीलम प्रभा देवगन जी ने एक और अच्छा सा लिखा है आपके लिए कमेंट, वेरी ब्रिलियंट, यू आर अ टॉपर इन योर ओन वे। शुक्रिया नीलम जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत अच्छा लगा, सबके अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। और आप सब श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े रहे, जी जी और जी, आप लोगों ने पूरा थैंक यू वेरी मच। पार्टिसिपेट आप, किया जी पूरा जी, डिस्कशन मेरी में। तरफ से भी सबको धन्यवाद। आप आज आए नवेता जी के शो में। आई आई होप यू लाइक द शो, एंड फिर दोबारा कभी मुलाकात होगी। और आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी, आप आए, और आप थैंक लोगों यू, ने आपने थैंक यू हमारे नवेता पटल जी। का शोभा बढ़ाया, पटल की शोभा बढ़ाई, मान आपका भी बढ़ाया। शुक्रिया, आपने बहुत मुझे इस बहुत लायक समझा कि मैं आपके इसमें आऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी बहुत मच एंड हैव अ शुक्रिया। गुड नाइट। बाय बाय। थैंक यू। बाय। गुड नाइट, बाय।